हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। अब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन है वो भी बहुत सारे बेसिस पे हमने किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, यानी कि किस तरह के रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए हैं उसके बेसिस पर हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है कितने पार्ट्स में क्लासीफाई हैं। हमारे दो पार्ट्स में क्लासीफाई हैं। पहली है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड दूसरी हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हमारे ज़्यादातर जो चीज़ें हमारे नेचुरल प्रोडक्ट से आती है हम उन्हीं को जो है कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमारा कॉटन हो गया, हमारे प्लांट से मिलता है। वुलन यानी कि हमारा वूल हो गया जो कि हमें शीप से मिलता है। जूट हो गया जो कि हमें प्लांट से मिलता है फिर से। एंड सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। टेक्सटाइल रबड़, ये सब हमारा सिल्क टेक्सटाइल रबड़ ये सब हमारे जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे मिनरल बेस्ड की, तो इसमें हमारे आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम और ये हमारे पेट्रोकेमिकल्स, इन सब ये सब जो है इनको हम कंसिडर करते हैं हमारे मिनरल बेस्ड में। अब बात करते हैं कि उनके काम के ऊपर जो है किस बेसिस पे डिवाइड है। तो पहले हमारी बेसिक और की इंडस्ट्रीज़, मतलब दो नाम है, बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री, और दूसरी है हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो उनके पास गुड है उनको दूसरी जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं जिससे कि वो उससे नया गुड बना सके, तो उन्हीं को हम कहते हैं बेसिक और की इंडस्ट्री। जैसे कि हमारा आयरन एंड कॉपर। अब आयरन कॉपर है ये हमारे फ्री स्टेट में तो पाए नहीं जाते हैं हमारी अर्थ में। इनको जो है पहले एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, फिर इनको जो है अदर स्टेट में चेंज किया जाता है। अब बात करते हैं हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ की। तो इंडस्ट्रीज़ दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर्स, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि ऐसे गुड्स बनाती है जो कि सिर्फ अब डायरेक्ट कंजप्शन के लिए हो, कोई भी किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस उन्हीं को हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। जैसे हमारा शुगर, टूथपेस्ट, फैंस एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है कितने पार्ट्स में डिवाइड है। फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहली है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड दूसरी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी वो वाली इंडस्ट्री होती है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है बट 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ तक। लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है हमारी ऐसी इंडस्ट्री जो कि इन्वेस्टमेंट करती है 1 करोड़ से ज़्यादा का। ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा वाली लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि ओनरशिप के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले हमारी पब्लिक सेक्टर, जिसमें हमारा जितना भी काम काज होता है वो हमारी गवर्नमेंट ही देखती है, गवर्नमेंट ने ही उसको खरीद रखा है, जैसे कि हमारा बेल एंड सेल। देन आता है हमारा हम जॉइंट सेक्टर बाद में करेंगे, पहले हम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो वाले हमारी इंडस्ट्रीज होती है जिनको या तो किसी इंडिविजुअल ने खरीद रखा हो या फिर एक ग्रुप हो इंडिविजुअल्स का, जैसे कि हमारा टिस्को यानी कि टाटा इंडस्ट्री वाला, और फिर हमारा बजाज ऑटो लिमिटेड एक्सेट्रा। देन आते हैं हमारे जॉइंट सेक्टर पे। तो इसमें जो हमारा इंडस्ट्री होती है वो हमारे स्टेट और इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इनमें जो है जॉइंटली जो है मतलब ये चलाते हैं, मिल के चलाते हैं। जैसे हमारा हो गया ऑयल इंडिया लिमिटेड। और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता देना कि और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, चारों का एक एक बता देना आप इनसे अलग जो मैंने दिए हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और both share the profits or losses proportion. Example, the sugar industry in Maharashtra and the coir industry in केरला। यानी कि इसमें इस इंडस्ट्री में जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं एंड जो हमारे रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं वो सब जो हैं मिल के जो है ये सारा काम संभालते हैं। एंड जो भी उन्हें घाटा या मुनाफा हो रहा है वो उसका प्रपोर्शन यानी कि उसका पार्ट जो है शेयर करते हैं। मतलब अगर नुकसान हुआ है तो सबको कम कम पैसे मिलेंगे एंड अगर प्रॉफिट हुआ है तो सबको ज़्यादा ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में जो शुगर इंडस्ट्री है वहाँ पे ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री ही है वो एक तरह से, एंड जो हमारी कॉयर इंडस्ट्री है केरला में वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि वेट के बेसिस पे जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहली है हैवी इंडस्ट्री एंड दूसरी है लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री हमारी वो वाली इंडस्ट्री होती है जो कि एज ए रॉ मटेरियल जो है बहुत ही हैवी हैवी जो गुड्स होते हैं उनको यूज़ करती है, जैसे कि आयरन, स्टील। ये मतलब
असल में भारी हो या ना हो, बट इनके जो मेटल को देखते हो इनको भारी कहा है, हैवी कहा है। एंड लाइट इंडस्ट्रीज़ में हमारी वो वाले गुड्स आते हैं जो कि हमारे लाइट होते हैं, मतलब कि हल्के होते हैं, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड इंडस्ट्री, हमारे तार वगैरह होती हैं, उन सबको इसमें कंसिडर किया हुआ है। अब बात करते हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। अगर हम अपने इंडिया की इकनॉमी के बारे में बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब हर चीज़ में है, जैसे कि मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस पे भी हमारा इसका बहुत बड़ा योगदान है। एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे बात करें तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी चल रही है। एंड फॉरेन एक्सचेंज में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। यानी कि अगर हम कुल मिला के बात करें तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने से लेके उसके कंजप्शन तक हर चीज़ का जो भार है वो एक तरह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छे से संभाल रही है। अब बात करते हैं हम कॉटन टेक्सटाइल की। दे वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स, यानी कि जितने भी हमारे ज़्यादातर कॉटन की चीज़ें होती हैं वो या तो हैंड स्पिनिंग से बनती है या फिर हैंडलूम वीविंग से बनती हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक व्हेन पावर लूम्स केम इनटू यूज़, यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी तो उनको जो है एक सेटबैक लगा, एक धक्का सा लगा जब हमारे जो पावर लूम्स थे वो यूज़ में आ गए। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर हमारी महाराष्ट्र एंड गुजरात वाली साइड में ज़्यादा देखी गई हैं। बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा। और वहाँ पर क्यों देखी गई है, क्योंकि वहाँ पे जो रॉ कॉटन है वो भी अच्छा मिलता है, मार्केट वहाँ पे जो है काफ़ी पास में पड़ जाता है, ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे थोड़ा कम पैसों में होगा, लेबर जो है अच्छा होगा, स्किल्ड होगा एंड चीप होगा। एंड वहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए वहाँ पे जो है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा है। सपोर्ट अदर इंडस्ट्रीज़ एग्जाम्पल केमिकल्स एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल्स, यानी कि ये जो हमारे बाकी के इंडस्ट्रीज़ है उनको भी सपोर्ट करता है, जैसे कि हमारे केमिकल्स, डाइज और हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स। हमारा जो स्पिनिंग का काम है वो भी हमारे महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु वाली साइड जो है अच्छा चल रहा है। अब जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिंक है, मतलब क्लोज लिंक है हमारे एग्रीकल्चर वाले सेक्टर के साथ। एंड इसी एग्रीकल्चर के साथ अब इसका इतना ज़्यादा क्लोज लिंक है, इसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो अपना जो काम है वो कॉटन के थ्रू चलाते हैं। मतलब जितने भी हमारे फार्मर्स हैं जो कि हमारे कॉटन को प्लग करते हैं, कॉटन का जो प्लांट होता है उससे प्लग करते हैं ना, उनसे ये काम करता है, उस पर गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, मतलब जितने भी काम होते हैं वो सब करते हैं। वो कॉटन है इसलिए तो कर पाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका जितना भी काम है उसकी वजह से हमारे जितने भी फार्मर्स वगैरह है, जितने भी वर्कर्स हैं, उनका घर चल पा रहा है। डिड यू नो, यानी कि क्या आपको पता था। अब मैं आपको दो बातें बता रही हूँ, उनको याद रखना, आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। जो हमारी फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल थी वो हमारी मुंबई में 1854 में एस्टेब्लिश की गई थी। हाई डिमांड फॉर क्लोथ्स इन यूके ड्यू टू टू वर्ल्ड वॉर्स गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स में जो हमारे क्लोथ्स की डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे। एंड अब डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो उसकी वजह से जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो भी, उसका मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है ब्रिटिश इंडिया में। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।